चलो ठीक है। फिर से हम बात कर रहे थे। हमने कल के लेक्चर तक किया था गाउस नियम। गाउस नियम के बारे में हमने जाना था गाउस नियम क्या होता है, कौन से पृष्ठ पे लागू होता है, कौन से पृष्ठ पे लागू नहीं होता है। तो आप कहोगे कब बताया था? हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गाउस नियम, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता गाउस नियम, याद रखना। गाउस नियम के हम आज करेंगे अनुप्रयोग। गाउस नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला अनुप्रयोग है हमारे पास, किसी अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और जिसके अंतर्गत हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के अंदर दो चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, पहली उसकी दिशा, दूसरा उसका परिमाण। तो हम इसमें दो चीजें ज्ञात करेंगे। पहला हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और दूसरा हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ये दो चीज हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारा उत्तर क्लियर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, व्युत्पत्ति कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आपको ये दोनों काम करने हैं, दोनों ही काम करने हैं। तो आज अभी हम कर रहे हैं इसका पहला भाग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। बात इसने कही है कि कोई अनंत रेखीय ऐसा कोई तार है जिसकी लंबाई अनंत है, उस अनंत लंबाई की तार के कारण हम ज्ञात करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और हम मानते हैं और हम यहां पे कल्पना करते हैं कि ये कोई एल लंबाई का इस तार का हिस्सा है, एल लंबाई का कोई इस तार का हिस्सा है, और इस हिस्से को हमने A1 मान लिया, इस हिस्से को हमने A2 मान लिया, और टोटल तार के जो हिस्सों की के सिरों को हम लिखेंगे AB से। तो हमने माना कोई अनंत लंबाई की तार AB है जिसका भाग A1 A2, L लंबाई का भाग A1 A2 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। हम इस L लंबाई के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए बिंदु O से समान दूरी पर मैं इस A1 को थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी समान दूरी पर DL अल्पांश, और नीचे की तरफ भी इन दोनों की जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, DL अल्पांश की कल्पना करता हूं। ये दूरी समान है, ये दूरी भी समान। तो हम इस अल्पांश को बिंदु P से डायरेक्ट मिलाएंगे और बिंदु P से होते हुए सीधे निकल जाएंगे। ये हमारा बिंदु P है। ठीक इसी तरीके से इधर से मिलाएंगे और सीधे निकल जाएंगे। इसको हम आगे बढ़ा देंगे।
अब देखो, ये कोण अगर हम थीटा लेते हैं और ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ये दूरी बराबर है, ये लंबाई भी बराबर है, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे और ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये कोण और ये कोण भी थीटा होगा। अब मैं जो बोलता जा रहा हूं आपको नोट करते रहना है, समझते रहना है। तो देखो भाई, हम बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो इस तरफ मान रहे हैं, और इस dl अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इस तरफ मान रहे हैं। ये हमारी, हम मान लेते हैं कि DE2 है और इसको हम मान लेते हैं DE1। अब इस DE1 को हम इस दिशा में लिखना चाहें, DE1 को इस दिशा में लिखना चाहें, ये इसका घटक है, मेन वेक्टर इस दिशा में है, इसको इस दिशा में हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे DE1 कोस थीटा। ठीक इसी तरीके से इसको हम इस पर लिखना चाहें तो लिखेंगे DE2 कोस थीटा 2। और इसका घटक इस डायरेक्शन में लिखना चाहें तो इस तरफ कोई कोण नहीं है, जिस तरफ कोई कोण नहीं होता उस तरफ हम लिखते हैं, कोण हम इसको लेके कर रहे हैं, और तो ये कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे DE1 साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से हम इस तरफ लिखेंगे DE2 साइन थीटा। चित्र को ढंग से समझना है, बढ़िया से समझना है, आपको इस दिशा का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने L लंबाई के किसी हिस्से की कल्पना की जो कि A1 तथा A2 के मध्य है। बिंदु A1 पर हमने dl अल्पांश लिया, बिंदु A2 पर भी हमने dl अल्पांश लिया, जो कि बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है। इस मध्य बिंदु O से हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए ये हमने किया है। और dl अल्पांश को बिंदु P से मिलाते हुए सीधा निकाल देंगे, और ठीक इसी तरीके से इस dl अल्पांश को बिंदु P से मिलाते हुए इस तरफ डायरेक्ट निकाल देंगे। और हम इन तीव्रताओं को अलग अलग नाम दे देते हैं। एक बार एक को दे दिया DE1 और दूसरे को दे दिया DE2। अब हमारे पास ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये बिंदु P है, तो हमारे पास समस्या ये हो गई, हमने पीछे एक टॉपिक किया था विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा के अंदर क्या था कि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, और एक की दिशा हम यहां बता रहे हैं, दूसरा दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहां बता रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने हेतु हमने क्या किया, इस DE1 का दो घटकों में वियोजित कर दिया, DE1 को दो घटकों में वियोजित कर दिया, दो घटकों में तोड़ दिया। पहला घटक इस डायरेक्शन में हमने लिया DE1 कोस थीटा, और एक घटक हमने इस दिशा में लिया, वो था DE1 साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से DE2 को भी हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया। एक घटक हमारा इस डायरेक्शन में DE2 कोस थीटा, और दूसरा इसकी लंबवत दिशा में इस तरफ DE2 साइन थीटा। तो ये हमारे पास घटक प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DE1 का जो परिमाण है वो बराबर है DE2 के परिमाण के, और जिसको हम लिख सकते हैं DE। क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं। देखो भाई कैसे बराबर है, ये हमने अल्पांश बराबर लंबाई के लिए, यानी कि इनमें आवेश जो है
इसमें जो आवेश है वो बराबर मात्रा में होगा, जितना आवेश यहाँ होगा उतना आवेश यहाँ होगा। इसके कारण यहाँ पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है और इसके कारण यहाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है। तो इन दोनों का परिमाण, दूरी ये समान है। दूरी समान कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं कि ये दूरी L/2 है ना। मान क्या लेते हैं, ये L/2 है। तो ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी हम ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर से। कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R² प्लस L² / 4। ठीक इसी तरीके से ये दूरी आ जाएगी R² प्लस L² / 4 का अंडर रूट। तो ये दूरी भी बराबर है। इस कारण से इस बिंदु पर उत्पन्न होने वाली DE1 और DE2 का परिमाण एक जैसा रहेगा। इस कारण से क्या होगा? नंबर 1 लिखें, DE1 साइन थीटा जो कि बराबर है DE साइन थीटा के, तथा DE2 साइन थीटा जो कि बराबर है DE साइन थीटा के परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। देखें, समझते हैं। देखो भाई, इस तरफ हमारा था ये, इसको हम लिख सकते हैं DE साइन थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इनका परिमाण बराबर है, तो ये बराबर रहेगा। ठीक इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा DE साइन थीटा। दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है। ये तो वही बात हो गई कि कोई बॉक्स है और दोनों तरफ खींच रहे हैं, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो बॉक्स हिलेगा नहीं। इन दोनों के कारण यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव सिर्फ इस दिशा में रहेगा। किस दिशा में रहेगा? इस दिशा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। सिर्फ ये घटक काम करेंगे। कर देते हैं नंबर 2, DE2 कोस थीटा, DE2 कोस थीटा, यानी कि इसको हम लिखेंगे DE कोस थीटा, तथा DE1 कोस थीटा, अर्थात DE कोस थीटा परिमाण में बराबर तथा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अर्थात हमें जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी, मैं इसको मिटा देता हूं। परिणामी तीव्रता जो हमें प्राप्त होगी, मान लेते हैं ये परिणामी तीव्रता dA' है, dA' वेक्टर है, वो हमें प्राप्त होगी DE1 कोस थीटा प्लस DE2 कोस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं ये बराबर है इसके, तो हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं DE1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे DE
कोस थीटा, यहां पर भी DE कोस थीटा। इससे हमारे पास आ जाएगा 2DE कोस थीटा। जो भी हम इक्वेशन नंबर दे दें, मान लेते हैं 1 दे देते हैं। तो देखो भाई, सिर्फ कोस थीटा के कारण, घटक कौन सा, कोस थीटा वाले घटक के कारण ही विद्युत क्षेत्र है, दूसरों के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव उस तार के लंबवत दिशा में रहती है। ठीक है, तो अतः यह कहा जा सकता है कि अनंत रेखीय आवेशित या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव आवेशित तार के अभिलंबवत दिशा में रहती है। ये तो थी दिशा। तो आपको सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कोई आवेशित तार है, तो ये बताइए कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या रहेगी। तो आपको आंखें बंद करके बता देना है कि इस तार के हमेशा अभिलंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी। तो ये थी भाई दिशा। अब हम बात करेंगे परिमाण की। किसकी बात करेंगे, परिमाण की। तो मैं चित्र मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा किताब में चित्र बना हुआ दिख जाएगा आपको। एनसीईआरटी की नई बुक आई है। तो देखो भाई, ये था इसकी दिशा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ये ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करते हैं, तो हमने वही बात करनी है कि एक अनंत रेखीय तार है, अनंत विस्तार की रेखीय तार है, और इस तार का एक हिस्सा ले रहे हैं जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है। कितनी लंबाई है, L है। और इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, और ये जो बिंदु P है इस तार से r दूरी पर स्थित है। ये बिंदु O है। तो हम क्या करेंगे, r त्रिज्या तथा L लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने हेतु हम L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो भाई करो कल्पना। ये हमारा गाउसीय पृष्ठ। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना करनी है।
ये बिंदु P मैं यहां मान रहा हूं, बिंदु P मैं यहां मान रहा हूं। इस गाउसीय पृष्ठ की जो लंबाई है वो L है और इसकी त्रिज्या R है। किस आकार का है? बेलनाकार। हम L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, याद रहेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि इस तार की एकांक लंबाई पर आवेश वितरण लैम्डा है। लैम्डा हमने कहीं पढ़ा था। लैम्डा क्या है? जल्द से जल्द लिखें। लैम्डा क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट लैम्डा? जल्द से जल्द बताएं, फिर आगे चलते हैं। ये लैम्डा मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने भी देखा था कहीं। नाम क्या बोलते हैं? सूत्र सही है, Q बटे में L। इसका नाम क्या बोला जाता है? तो लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा सतत आवेश वितरण में हमने पढ़ा था। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने इस लंबाई पर माना इस तार पर या इस रेखीय आवेशित चालक पर जो आवेश है उसका घनत्व क्या है? लैम्डा है। उसका घनत्व क्या है? लैम्डा है। अशु, अशु आवाज नहीं। हाँ भाई, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा मान लिया हमने रेखीय आवेश घनत्व। तब इस बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ अतः बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। हम परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण के अंदर इक्वेशन नंबर 1 आई, उसमें भी आई थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। तो ये हमने गाउस नियम में पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल से। ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी। किसकी? इसकी। इस बेलन को 3 घटकों में वियोजित किया जा सकता है, 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये। इस भाग को मैं S1 ले रहा हूं, इस भाग को मैं S2 ले रहा हूं, इस भाग को मैं S3 ले रहा हूं।
सरफेस S1 पृष्ठ S1 पृष्ठ S2 पृष्ठ S3 तीन भागों में टूट गया है। इसी कारण से मैं फाई को भी तीन भागों में तोड़ सकता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा S1 E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, E वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी रहेगी, हम अल्पांश अलग अलग जगह अलग अलग ले सकते हैं। तो देखो भाई, यहां पे मैंने अल्पांश लिया, क्षेत्रफल अल्पांश मान लेते हैं, हमारा क्षेत्रफल अल्पांश ये है। तो इस क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा रहेगी वो ये रहेगी। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी लंबवत, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अभी हमने ज्ञात करी थी कि किसी अनंत रेखीय तार, आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसके लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ये रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये रहेगी। अर्थात इस स्थिति में उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? 11 डिग्री होगा। 11 डिग्री लिखा है, शायद 90 डिग्री होगा। और ठीक इसी तरीके से हमने अल्पांश ले लिया यहां पे, इसके कारण क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक इसी तरीके से यहां पर हम क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे तो इसमें क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा रहेगी वो ये रहेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ये रहेगी, ई सदिश। बड़ी आराम से समझना है अपने कि तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को तो हम इधर ही दिखा रहे हैं, फर्क किस में पड़ रहा है? क्षेत्रफल अल्पांश। यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पर इस तरफ, यहां पर नीचे की तरफ। तो एक बार एक स्टेप और हल कर लेते हैं हम, और इस समीकरण को यहां बराबर लिख देता हूं मैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बराबर ये है। मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S1। अब आप कहोगे कि यहां पे बंद पृष्ठ आया था, यहां पे बंद पृष्ठ नहीं है, तो यहां पे हमने अलग अलग पृष्ठ की बात करी है, तो बंद पृष्ठ की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ खुले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पे राउंड नहीं लगाना। ये बात याद रखनी हमें कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेस की या सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहां पे राउंड नहीं लगेगा। बंद पृष्ठ बेलनाकार की बात करी थी हमने, पूरे गौसीय पृष्ठ की बात करी थी, तो इस पे ये बंद सरफेस का सिंबल लगेगा। तो देखो भाई, इसको हल कर लेते हैं हम। ई DA1 कोस थीटा 1 कर देता हूं मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन S2 E DA2 कोस थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन E DA3 कोस थीटा 3। इसमें हमने मान लिया था थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2 है, यहां पे थीटा 3 है। चूंकि अब कारण देना है, बिना कारण के फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती, ना ही पढ़ाई जा सकती, ना ही समझी जा सकती है। फिजिक्स को बिना रीजन दिए नहीं पढ़ा जा सकता और नहीं समझा जा सकता। तो देखो भाई, यहां पे बात करते हैं, क्योंकि ई
वेक्टर, पहले की बात कर रहे हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं S1 में, ठीक है, सरफेस S1 में या पृष्ठ S1 में लिख लो, यहां पृष्ठ S1 में E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DA1 वेक्टर। का मतलब है कि E वेक्टर जो है DA1 वेक्टर का के 90 डिग्री पर है। क्या है? 90 डिग्री पर है। इसलिए इस कारण θ1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक इसी तरीके से पृष्ठ, ये रीजन जरूर लिखें, चूंकि S2 में E वेक्टर इज पैरेलल टू DA2 वेक्टर। यहां पे देखो दोनों एक ही दिशा में है, इसको हम समांतर भी कह सकते हैं, एक ही दिशा में है, समांतर है, इस कारण θ2 बराबर 0 डिग्री। ठीक इसी तरीके से पृष्ठ S3 में E वेक्टर परपेंडिकुलर टू DA3 वेक्टर। पृष्ठ S3 में देख लेते हैं, हमारे ये है E वेक्टर और ये है DA3 वेक्टर, 3 वेक्टर, ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ये लंबवत का निशान है। इसलिए θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन सभी के मान हम समीकरण, इसको नंबर दे दो, इसको समीकरण नंबर दे दो और यहां पे लिख दो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं इसको 2। समीकरण 2 में θ1, θ2, θ3 के मान रखने पर, समीकरण 2 में θ1, θ2, θ3 के मान रखने पर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं S1, इस पाई को नहीं लिख रहा हूं, तो हमारे पास आएगा EDA1 कोस θ1 हमारे पास 90 डिग्री, इंटीग्रेशन S2 EDA कोस θ2 की जगह हमारे पास 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन S3 EDA कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज अब इसमें मान रख दो, S1 EDA1 कोस 90 की वैल्यू 0, इंटीग्रेशन S2, इसका क्या आ जाएगा? EDA इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन S3 EDA कोस 90 का मान होता है 0। हमारे पास आ जाएगा यहां पे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हम बात करते हैं सिग्मा क्यू की, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होगा? सिग्मा क्यू बटे में L होगा, आवेश बटे में लंबाई, कुल आवेश बटे में लंबाई। इसी से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा क्यू की वैल्यू, सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल, सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा एल। इसलिए चूंकि लैम्डा बराबर सिग्मा क्यू बटे में एल, इसकी लंबाई कितनी है? सिग्मा, इसकी लंबाई एल है,
और इस पर आवेश हमने माना है सिग्मा क्यू, इसलिए लैम्डा बराबर सिग्मा क्यू बटे में एल। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। इसका मान हमारा 0 हो जाएगा, प्लस इसका मान हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन ई डी ए 2 है। ये क्या है? डी ए 2 है, प्लस इसका वैल्यू भी हमारे पास 0 रहेगा। और ये नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं, आपको समझाने के लिए बताया था। यहां पे सिग्मा क्यू की जगह हम लिखेंगे लैम्डा एल, जो अब हमने बता दिया अभी, इज इक्वल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसको फिर आगे हल करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है dA2 बराबर dl, नहीं dl नहीं है, लैम्डा एल है, लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीज हमें याद रहनी चाहिए। ये चीज कहीं से हम याद करके नहीं लाए हैं, हमने सूत्र और सोच समझ के इस प्रश्न को हल किया है और यहां तक पहुंचे हैं। अब यहां की बात करते हैं। ये जो समाकलन के अंदर dA2 लिखा है, इसका मतलब है इसके वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। और ये क्या है? बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप मेरे को बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एल, दूसरा है 2 पाई आर एल, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है पाई आर एल बटे 3। अपने ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर सही रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का अच्छा है, सभी सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, सारे समझदार हैं। अतः हम लिख सकते हैं, ये आपको आंसर जानने के लिए, क्योंकि आपको जगाए रखना भी बहुत जरूरी है। फिजिक्स नींद की गोली है, किताब खोलो नींद बढ़िया आती है, बराबर। देखो भाई, एक बार ये लिख लें, इंटीग्रेशन dA2 बराबर 2 पाई आर एल, क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो क्या आ जाएगा? dA2 बराबर 2 पाई आर एल। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 4 दे देते हैं। और समीकरण 4 से समाकलन dA2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लिखोगे आप, समीकरण 4 से समाकलन dA2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दो, E इंटू 2 पाई आर एल, इसका मान रख दिया हमने, बराबर लैम्डा एल बटे इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो भी एल से एल चला गया है, कट गया है, तो हमारे पास आया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। और इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं हम, ये परिमाण आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया है, एक अनंत रेखीय है तार के कारण। अब देखो इसको हम मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं? E इज इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इन डॉट
2 लैम्डा अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4πε0 इज इक्वल टू के, और के का मान हम इसका मान रखेंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये आ जाएगा, इसको भी हम कहते हैं, ये ज्यादातर सूत्र में दिखाई देता है हमें, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, ये ज्यादातर सूत्रों में दिखाई देता है। लेकिन अगर मॉडिफाइड करके दिखाया जाएगा तो हमें ऐसा सूत्र दिखेगा, इस तरीके का सूत्र दिखेगा, अनंत रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो ठीक है भाई, परिमाण हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बारे में छोटी छोटी बात करेंगे। अब तक हमने बड़ी बड़ी बात करी। हमें पता है कि के क्या है, नियतांक है। के क्या है, नियतांक है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। लैम्डा क्या है, किसी आवेशित निकाय के लिए नियत रहता है। तो इस कंडीशन में ई जो होगा व्युत्क्रमानुपाती आर होगा। ई जो होगा व्युत्क्रमानुपाती आर होगा, अर्थात आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घटता जाएगा। जैसे जैसे हम इस तार से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण में कमी आती जाएगी। और इसको हम एक आरेख द्वारा दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, आर इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, और हमारा ग्राफ जो होगा इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। और इस ग्राफ को हम लिख सकते हैं इस समानुपाती 1/r। और दूसरा ग्राफ इससे अगर हम बनाना चाहें तो कैसा बनाना चाहेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा ग्राफ जो हमारा रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, और इस तरफ 1/r। तो हमारा ग्राफ ऐसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे इस समानुपाती 1/r। तो ये दोनों ही दो तरीके के इसके ग्राफ आएंगे। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म। कल नए अनुप्रयोग के साथ फिर से उपस्थित होंगे। इस टॉपिक को आप 1-2 बार लिख के जरूर करिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप लिख के कर लोगे आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए आप कमेंट जरूर डालें। अब तक की क्लास यानी कि एक चैप्टर नंबर 1 लगभग खत्म होने के नजदीक है, लेकिन अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं आई, इसका मतलब बढ़िया समझ में आ रहा है। ये समझ में उसी टाइम आता है जब हम समझ रहे होते हैं। उसके बाद में अगर 3 या 4 दिन बाद में कॉपी खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या लिख लिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने कब लिखा, नींद में लिखा, ये जागृत अवस्था में लिखा। तो आपको कम से कम एक बार आपको याद करने के लिए हाथ की प्रैक्टिस जरूरी है। इस हाथ को जरूर काम करवाना पड़ेगा। लिखवा के देखोगे तभी कॉपी के अंदर ये लिखेगा। अगर हम हाथ से प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, अकेला दिमाग में याद करने का प्रयास करेंगे, फिजिक्स याद नहीं होती। फिजिक्स के लिए माइंड और हाथ दोनों सेट होने चाहिए। वहां पर दिमाग बोलेगा एप्सिलॉन नॉट लिख, हाथ कहेगा पता नहीं कैसा होता है, मैंने तो बढ़ाया ही नहीं कभी। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करवाओ तभी जाके परफेक्ट होगे। ऐसे ही फिजिक्स नहीं आती है। फिजिक्स के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब मेरे को कोई भगवान ने नहीं करवा के भेजा था कि आप ये कर लो और फीड कर दिया डेटा, आके बता दो, बस नहीं, पढ़ना पड़ता है।
बिना पढ़े काम नहीं चलता। अभी भी हम लगभग 4 घंटे पढ़ते हैं, तभी अपडेट रहते हैं, नहीं तो ये मामला गोलमाल हो जाए। ठीक है, आज का बहुत है लेक्चर, कल फिर नए अनुप्रयोग के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।